नमस्कार साथियों, मैं नवीन कृष्णा। किसी भी देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार उसकी वोटिंग प्रणाली होती है और जब कभी वो वोटिंग प्रणाली संदेह के घेरे में आ जाती है तो यकीन मानिए उस पूरे देश का लोकतंत्र भी संदेह के घेरे में आ जाता है। कुछ ऐसे ही हालात इस देश में पिछले कई सालों से बने हुए हैं। जब से इस देश में ईवीएम लाया गया, ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने लगे, तब से लगातार ये बहस का मुद्दा बना हुआ है कि ईवीएम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम लोग इतिहास की बात करें कि बैलेट पेपर पहली बार इस देश में कब लाया गया, तो वो वर्ष था 1951-52, जब इस देश में पहली बार आम चुनाव होते हैं और उसमें बैलेट पेपर का यूज़ किया गया। 1951-52 से लेकर के साल 2004 तक इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे और कराए जाते रहे। 2004 से इस देश ने ईवीएम को अपनाया और उसके बाद से हर विधानसभा और हर लोकसभा चुनाव जो अब तक हुए हैं वो सभी ईवीएम के माध्यम से हुए हैं। अब जो बहस जन्म लेती है कि ईवीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब जरा ईवीएम के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनकी बातें करिए। वो क्या तर्क देते हैं कि जब कभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो उस समय मतपेटियों को लूटे जाने की घटना होती थी, मतपेटियों में पानी डाल दिए जाने की घटना होती थी। तो मैं उनके इस तर्क के जवाब में मेरा ये कहना है कि मतपेटी को लूट लिया जाना, बूथ कैप्चरिंग का किया जाना, ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। ये विशुद्ध कानून व्यवस्था का मामला था, लाइन ऑफ ऑर्डर का मामला था। और ये उस समय जहाँ कहीं भी ये घटनाएं होती रही होंगी, ये वहाँ के तत्कालीन सरकार का जो शासन प्रशासन रहा होगा, ये उनका फेल्योर था, न कि ये चुनावी प्रक्रिया का फेल्योर था। पहली बात। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि जब उस समय चुनाव होते थे तो न तो इतना बड़ा साधन था, न संसाधन था। एक ही दिन में, एक ही चरण में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते थे और इतने ही कम संसाधनों में। और उसके बाद जब चुनाव हो जाता था तो मतपेटियों को रखा जाता था, उनकी सुरक्षा की जाती थी। आज भी उसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं वहाँ पर ईवीएम रखा जाता है तो तमाम साधन लगाए जाते हैं, सीसीटीवी लगाई जाती है, अर्धसैनिक बल लगाए जाते हैं, सुरक्षा फोर्सेस लगाई जाती हैं कि स्ट्रांग रूम में हम सीसीटीवी की रखवाली कर सकें। और आज जब मतदान होता है तो आप देखते हैं कि उन मतदान केंद्रों के बाहर भी सीसीटीवी है, अर्धसैनिक बल है, AK-47 लेकर के खड़े हुए हजारों हजार पुलिसकर्मी हैं। और इन सारी प्रक्रिया के बीच में आज की डेट में मतदान संपन्न होता है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जब आज भी आप इन सारी चीज़ों को हटा लीजिए, स्ट्रांग रूम में जब आप ईवीएम को रखते हैं, आप ये सीसीटीवी हटा लीजिए, अर्धसैनिक बल अपने हटा लीजिए, या चुनाव के समय ही, मतदान होते समय ही आप इनकी संख्या घटा के देखिए, बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है ये आज भी आपको पता चल जाएगा। तो जब इतने साधन संसाधन के बाद आज 20 साल हो गया, 21 साल हो गया बैलेट पेपर को ख़त्म किए हुए, 21 साल में इस देश ने तकनीकी के रूप में बहुत सारी प्रगति की है। हमारी सेनाओं ने बहुत प्रगति की है, हथियारों ने बहुत उन्नति की है। अब जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चुनाव कराते हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ कहीं भी गड़बड़ी होने की संभावना न के बराबर है। अभी बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, मैं जरा आंकड़े देना चाहता हूं आपको। 1650 बटालियन या कंपनियां लगाई गई थी और हर बटालियन में 80 से 100 जवान थे, जिसमें CRPF के, CISF के, BSF के, ITBP के, SSB के, कुल मिलाकर के 1,65,000 अर्धसैनिक बल वहाँ पे तैनात थे। 20,000 से ज़्यादा होमगार्ड तैनात थे
19,000 वो सिपाही वहां तैनात किए गए जो ट्रेनिंग पर आए थे और 1.5 लाख ग्रामीण चौकीदार वहां तैनात थे। इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में आप बिहार का विधानसभा चुनाव कराते थे। तो जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग की बात ये लोग करते हैं, उस जमाने में न तो इतनी सुरक्षा थी, न इतने संसाधन थे। तो आप उस समय हुई बूथ कैप्चरिंग के आधार पर आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि उस समय बूथ कैप्चरिंग होती थी इसलिए आज आप ईवीएम को रख लीजिए। ऐसा कह के आप ईवीएम का बचाव नहीं कर सकते हैं। वो समय और था, वो दौर और था। आज का समय, आज का दौर, आज की तकनीकी ये कुछ और है। अब जो मेरा तर्क ये है, जब ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम के पक्ष वाले ये कहते हैं कि पारदर्शिता इसलिए ज़्यादा है कि वीवीपैट हमको हमारे सामने दिख जाती है। चलिए जरा इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि हमारे आपके द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भले वीवीपैट के रूप में हमें सामने दिख गया, लेकिन क्या गारंटी है कि हमने जो वोट जिस प्रत्याशी को दिया वो वोट उस प्रत्याशी के खाते में गया कि नहीं गया? इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है इस बात की। इसमें पारदर्शिता नहीं है। और ये पारदर्शिता कैसे आ सकती है? ये पारदर्शिता सिर्फ बैलेट पेपर से आ सकती है कि 4 प्रत्याशी का नाम है, जिस नाम पर मुहर लगी है वो वोट आप अपने खेमे में ले लीजिए। वीवीपैट की पर्ची के पक्ष में जो लोग कहते हैं कि वो पर्ची दिख गई तो आप मान लीजिए कि आपका वोट वहां पे मिल गया, वो पर्ची सिर्फ हमको दिखी है, हमारा वोट कहां गया है इस बात की जानकारी हमें नहीं होती है। ये संदेह पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। अब आप ये समझिए कि जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जाती है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फास्ट टैग का यूज़ आप लोग करते होंगे जो 4 पहिया चालक होंगे। फास्ट टैग में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फास्ट टैग में है, जो लोग फास्ट टैग चला रहे होंगे जानते होंगे। तो क्या गारंटी है कि स्ट्रांग रूम में रखे हुए विपक्ष के ईवीएम से वोट पक्ष के जो ईवीएम है उसमें ट्रांसफर नहीं किए जा सकते? मान लीजिए कोई बूथ है, वहां पर विपक्ष बहुत ताकतवर स्थिति में है, वहां का ईवीएम रखा हुआ है स्ट्रांग रूम में, और पक्ष इस बात को समझ रहा है कि मैं वहां हार जाऊंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर विरोधी के ईवीएम से वोट वहां ट्रांसफर नहीं हुए? और ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि फास्ट टैग में अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर हो सकता है बिना इंटरनेट के, तो वहां क्यों नहीं हो सकता है? तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि ईवीएम में भले आप कहिए कि बेईमानी नहीं होती है, चलिए मान लिया बेईमानी नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि नहीं कोई घालमेल नहीं होता है, चलिए मान लिया घालमेल नहीं होता है, लेकिन पारदर्शिता नहीं है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। अब मैं आपको जरा विदेश लेकर के चलता हूँ। जर्मनी टेक्नोलॉजी में हमारे देश से बहुत आगे है। वो साल 2005 में जर्मनी ने ये तय किया कि हम ईवीएम का उपयोग करेंगे। वहाँ पर चुनाव होते हैं 2005 में। जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर एक सामान्य मतदाता थे, उनका नाम था वाइजनर। वो और उनके लड़के ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और उन्होंने तर्क दिया कि ईवीएम के तहत जो वोटिंग प्रणाली है वो बेहद टेक्निकल है, तकनीकी है, और कम पढ़ा लिखा आदमी इस टेक्निकल प्रक्रिया को नहीं समझ सकता है, इसमें पारदर्शिता की कमी है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। जर्मनी में 9 जजों की खंडपीठ बैठती है और उन्होंने उस एक सामान्य से मतदाता की अर्जी को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया और माना कि ईवीएम के तहत वोटिंग प्रणाली में पारदर्शिता नहीं है, और इसी के चलते जर्मनी में 2005 में ईवीएम को बैन कर दिया गया। जर्मनी ऐसा कर सकता है। अब जर्मनी ऐसा इसलिए कर सकता है
जर्मनी के जज ऐसा कर सकते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि जर्मनी के जज जर्मनी के प्रधानमंत्री के साथ पूजा पाठ करने नहीं जाते हैं। जर्मनी के जज अपना सरकारी बंगला खाली न हो इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठियां नहीं लिखा करते हैं। जर्मनी के जज अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने कांपते हिलते नहीं हैं, उनकी पैंट नहीं सरकती है, इसलिए जर्मनी ऐसा कर सकता है। अब आप सोचिए कि आप अगर हिंदुस्तान में तकनीकी की बात करेंगे तो तकनीकी के मामले में अभी हम लोग इतने पिछड़े हैं कि जिस ईवीएम पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ईवीएम भी हमने नहीं बनाई है। अमेरिका, जापान और सिंगापुर से माइक्रो कंट्रोलर चिप उसकी हम लोग मंगाते हैं और तब उसके बाद ये ईवीएम हम यहाँ बनाते हैं। और जो देश इस तकनीकी को निर्यात कर रहे हैं उन्होंने अपने के यहाँ ईवीएम पे बैन लगा रखा है। यहीं पर सारी बात आपको समझ जानी चाहिए कि जो देश हम लोगों से तकनीकी में, जापान हमसे तकनीकी में बहुत आगे है, अमेरिका तकनीकी में बहुत आगे है, सिंगापुर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आखिर वो देश अपने के यहाँ ईवीएम का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? इस पर बात होनी चाहिए। मैं कुछ देशों के नाम बताता हूँ जिन्होंने अपने के यहाँ ईवीएम को बैन कर रखा है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड और इजराइल। अब जरा सोचिए इजराइल की तकनीकी कितनी शानदार है। ऐसे देश, तकनीकी में समृद्ध देश, ये लोग ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। और इजराइल में जब चुनाव होता है तो वो दो बार वोटों की गिनती करके रिजल्ट घोषित करते हैं और दो बार वो हाथ से वोट गिनते हैं, जिनके सामने आप कुछ भी नहीं है। आप ईवीएम तक नहीं बना सके हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि इस देश में जबकि अब पहले जैसी स्थितियां नहीं रहीं, आपके पास साधन हो चुके हैं, संसाधन हो चुके हैं, सुरक्षा एजेंसियां बहुत अच्छी हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में संदेह की स्थिति न पैदा हो इसलिए इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, लोगों का लोकतंत्र में यकीन बना रहे और ये देश बना रहे। बहुत शुक्रिया।